नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू। नमस्कार। जय हिंद सर। सर, इस वक्त इजराइल और अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है ईरान के साथ, वो ऐसे मकाम पर पहुंचती हुई दिख रही है जहां पर किसी भी वक्त कोई भी देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। पिछले 24 घंटे में हमारे प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं से बातचीत की है और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से भी बात की, जिन्होंने पीएम मोदी से कहा है कि वो पहल करें कि किसी ना किसी तरीके से इस जंग को रोका जाए। और फिर देर रात पीएम मोदी ने कतर के अमीर से भी फोन पर बात की है। सर, आपको लगता है कि वो वक्त आ गया है जब भारत को एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी होगी इस वॉर को रोकने में? अंजू देखिए, भारतवर्ष ने इस पूरे संघर्ष के दौरान जितने भी दिन, जब समय से ये संघर्ष चल रहा है और संघर्ष से पहले जब संघर्ष का बिल्डअप हो रहा था, उस पूरे समय के दौरान अपने संवाद प्रत्येक देश के साथ खुले रखे हैं। चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो, यूरोप का कोई देश हो, फार ईस्ट का कोई देश हो, या जीसीसी का देश हो, ईरान हो या इजराइल हो। आज कोई और राष्ट्र इस प्रकार से ईरान, इजराइल, यूरोप, रूस, अमेरिका, चाइना सबसे बात करने की अवस्था में नहीं है। शायद यही वजह है कि विश्व भारत की ओर इस नजर से देख रहा है कि वो एक बैकडोर डिप्लोमेसी का एक चैनल, संवाद का चैनल बनने का, माध्यम बनने का मादा रखता है। उसकी संभावना सिर्फ अगर कहीं से निकलती है तो वो ये है। उसकी मैं आपको दो वजह बताता हूं। देखिए, जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत सारे वर्ल्ड लीडर से बात करी है, उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों हैं, जॉर्डन के किंग हैं, ओमान है, कतार है, ईरान है, मलेशिया है। सब देशों के साथ बातचीत कर, एक तो बिल्कुल साफ इनका इनका इंटेंशन नजर आता है कि वो इस प्रयास में हैं कि किसी ना किसी प्रकार से दो चीजें हों। एक, इस युद्ध को, इसकी इंटेंसिटी को कम किया जाए और युद्ध को संभवतः किसी परिणाम की ओर ले जाया जाए। पहली बात, कोई ऑफ रैंप्स जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो, वो कहीं ना कहीं निकाल करके भारतवर्ष दे सकता है। और दूसरा उनका जो इंटरेस्ट है वो ये है कि भारत के हित और भारतीय जो कि मिडिल ईस्ट में है या कहीं भी, उनके हित, उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, उनके हितों की रक्षा की जा सके। इसी वजह से उन्होंने हर उस देश के राष्ट्राध्यक्ष से या लीडर से बात करने का प्रयास किया है जहां पर भारत के लोग साइजेबल नंबर में हैं और जहां पर ईरान के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो ये चीज जो उन्होंने, और हर बार उन्होंने पहले ये कहा है कि भाई हम आपके साथ हैं, फिर उन्होंने कहा कि हम ईरान के हमलों की या किसी के भी हमलों की निंदा करते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने भारतीयों को, बाहर इंडियन डायस्पोरा का इतना अच्छे से ध्यान रखा है। तो ये तमाम चीजें जो होती हैं, ये बहुत जबरदस्त एक एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं जिससे कि आपको बातचीत करने के रास्ते, अगर आप चाहें तो, खुल सकते हैं। जहां तक सवाल परमाणु शक्ति के प्रयोग का है, मैं इतना जरूर कहूंगा कि परमाणु शक्ति का प्रयोग करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, परमाणु हथियार को सदैव से वेपन ऑफ पीस कहा जाता है। ये शांति का, डेटरेंस का हथियार है। ये हमला करने का या आक्रामक हथियार नहीं है। आपके पास परमाणु हथियार है तो उसको, उसकी वजह से आपके शांति रह सकती है। ये उदाहरण सबसे बड़ा कि अगर यूक्रेन के पास, यूक्रेन वो देश था जिसमें 1990 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो यूक्रेन में 1785 परमाणु बम थे। वो उन्होंने सरेंडर किए रूस को पांचों परमाणु शक्तियों के प्रभाव से। वजह कुछ भी रही हो, उसमें वो हमारा मुद्दा आज का नहीं है। तो अगर उसके पास वो परमाणु बम होता तो शायद जो रूस कर पाया वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो, तो इसी प्रकार से परमाणु बम का प्रयोग बड़ा मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका सोच विचार कर रहा है, जिन देशों की मानसिकता आतंकवाद से प्रेरित है, रेडिकलाइजेशन से प्रेरित होती है, उन देशों के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते आंख बंद करके। उदाहरण मैं देता हूं, जब असीम मुनीर फ्लोरिडा गए थे, असीम मुनीर ने फ्लोरिडा में पूरे विश्व के सामने कहा था कि अगर मेरे एग्जिस्टेंस पे कुछ खतरा आया तो मैं आधी दुनिया तबाह कर दूंगा। ये ऐसा खतरनाक स्टेटमेंट है। ये भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं भारत पर बम गिराऊंगा, उन्होंने कहा मैं आधी दुनिया खत्म कर दूंगा। तो ये उनकी रेडिकलाइज्ड माइंड और इस प्रकार के माइंडसेट को दर्शाता है कि वो अगर बनाई उनके ऊपर तो वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। यही वजह है
अमेरिका ईरान को परमाणु संपन्न देश बनने नहीं देना चाहता, क्योंकि उनको पता है या उनका परसेप्शन है कि ईरान एक आतंकवादी के संगठनों को समर्थन देने वाला देश है, वो चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती जी। हो, या कोई इसमें इराक में कोई इनका ऑर्गेनाइजेशन हो। लेकिन जो परमाणु युद्ध का खतरा है पूरी दुनिया पर इस वक्त, उस बीच में ये खबरें आना कि तुलसी गेबार्ड कह रही हैं कि अरे 2035 तक पाकिस्तान भी इतना सक्षम हो जाएगा कि वो अमेरिका तक मिसाइलें दाग सके, और इस खेल में ईरान भी है, चाइना भी है, रशिया भी उसके साथ है। सर, ये थ्योरी कितनी गले उतरती है? पाकिस्तान तो पिट्ठू है अमेरिका का, उसके बावजूद ये बातें कह रही हैं तुलसी गेबार्ड। देखिए, अमेरिका का पाकिस्तान पिट्ठू, अमेरिका के एक चीज बिल्कुल साफ है, ये कई दफा ये बात हो चुकी है कि जो हेनरी किसिंजर का स्टेटमेंट है, अमेरिका की दुश्मनी घातक और अमेरिका की जो दोस्ती है उससे भी ज्यादा घातक। एनिमिटी विद अमेरिका इज डेंजरस एंड फ्रेंडशिप विद अमेरिका इज फेटल। तो ये उनकी उनकी मानसिकता है, और अगर हमें और आपको या पाकिस्तान को यह लगता है कि अमेरिका उनका मित्र है और उनकी मदद हमेशा करता रहेगा, कहीं ना कहीं वो धोखा खाने के लिए तैयार रहे। तो अब मैं आपको बताता हूं तुलसी गेबार्ड के स्टेटमेंट का मतलब क्या है। देखिए, जिस प्रकार का स्टांस पाकिस्तान ने इस युद्ध, इस संघर्ष के दौरान में लिया है, वो स्टांस कहीं ना कहीं अमेरिका की पसंद का नहीं है। अब पाकिस्तान ने खुल करके, जैसा कि जून 25 में उन्होंने किया था, जून 25 में वो वहां जाके बैठ गए थे असीम मुनीर, जब हमला हुआ ईरान पर, उस प्रकार का रिएक्शन नहीं आ रहा। उसकी वजह है कि पाकिस्तान का अपना डोमेस्टिक प्रेशर इतना जबरदस्त है उनके ऊपर कि वो खुल करके सामने नहीं आ पा रहे हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान, अमेरिका पाकिस्तान को ऐसा समझ रहा है कि ये शायद ड्रिफ्ट होकर के ईरान की तरफ जाए, और ईरान की तरफ जाने का मतलब है जो आज का नया अलाइनमेंट है, वो क्रिक कहता हूं मैं इसको, चाइना, रशिया, ईरान, कोरिया। अगर वो ईरान की तरफ ड्रिफ्ट होगा तो वो इसमें कहीं ना कहीं इस पूरे गैम्बिट में शामिल हो सकता है। और यही वजह है कि तुलसी गेबार्ड ने कहा कि पाकिस्तान इन चार देशों की मदद से एक इस प्रकार की मिसाइलें डेवलप कर सकता है, या कर रहा है, ये भी मेरे को लगता है ये ऐसा कहा है उन्होंने, जो कि अमेरिका के ऊपर हमला कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फ्रेंस जो उसमें से निकल करके आता है, जो हम इसमें से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वो ये है कि अब अमेरिका को डर लगने लगा है कि उनके देश के ऊपर आज तक अमेरिका की मेनलैंड पे कोई हमला नहीं हुआ, कोई भी, कितने भी विश्व युद्ध हो गए हो जब से अमेरिका है। तो अब उनको ये लगने लगा है कि उनके मेनलैंड के ऊपर हमला करने में कई देश सक्षम हो चुके हैं, और अब इस प्रकार की, जिस प्रकार के हालात बन के आ रही हैं, तो वो उसी ग्रुप में पाकिस्तान को भी क्लब कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जा सके। और पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त देश के जो परमाणु बम है, अब ये दबाव क्यों, इसके पीछे वजह सिर्फ यही है कि वो जो परमाणु बम है उनका कंट्रोल, जो कि मेरे हिसाब से ऑलरेडी अमेरिका के पास काफी हद तक है, उसका पूरा कंट्रोल वो कहीं ना कहीं अपने पास रखना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान इस परिस्थिति में ना रहे कि वो परमाणु बम का प्रयोग कर सके। इस पूरे जो विश्व में जो परमाणु शक्तियां हैं, जिनके पास नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, उसमें से सिर्फ पाकिस्तान ऐसा है जिसकी विचारधारा, जिसकी मानसिकता और जिसका जो थॉट प्रोसेस है वो आतंकवाद से आतंक परस्त है, और उनसे, उसके हथियारों से ये खतरा है। ईरान के पीछे अमेरिका क्यों लगा है, वो भी मैंने बताया कि उसकी वजह यही है कि वो, उनको लगता है कि वो आतंकवादियों के हाथ में ये हथियार पड़ सकते हैं, इसलिए ये भूमिका शायद बनाई जा रही है। और इस भूमिका का परिणाम ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से अमेरिका इसका जवाब मांगे, और अगर जवाब नहीं मिला तो जो ईरान के साथ हो रहा है वो पाकिस्तान के साथ होना भी संभव है। सर, क्योंकि जैसे अमेरिका ने ईरान के मामले में प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया कि अगर हम हमला नहीं करते तो वो हम पर हमला कर देता, यही कहा ना अमेरिका ने, और इसलिए उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। अगर पाकिस्तान को लेकर ये धारणा बन रही है कि ये ऐसा कर रहा है,
रशिया की मदद से, ईरान की मदद से, या चाइना की मदद से, या नॉर्थ कोरिया की मदद से, तो पाकिस्तान तो बुरी तरह से फंस गया है। अगर अमेरिका ये मानता है कि आने वाले सालों में ये हम पर हमला कर सकता है, ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है, तब तो एनिमी की कैटेगरी में आ गया अमेरिका के लिए पाकिस्तान। तो मुझे तो लगता है इस बहाने से अमेरिका कभी भी ठोक सकता है पाकिस्तान को अब। बिल्कुल बिल्कुल सही, सटीक आपका आकलन। देखिए क्या है कि अमेरिका को पाकिस्तान से इस संघर्ष में बहुत उम्मीदें थी। उनको यह भी उम्मीद थी कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जाकर के लैंड रूट से आईआरजीसी को कमजोर करने की कोशिश में उनकी मदद कर सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कम से कम ओपनली आपको दिखाई नहीं दे रहा। और मैं एक बात बताऊं आपको कि पाकिस्तान ने रमजान के महीने में 99% मुस्लिम आबादी वाले अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक इसीलिए करी है ताकि वो अपना जो स्टांस है, जो अपना उनका पैक्ट सऊदी अरब से है, उसको कैसे कहेंगे भाई साहब हम तो खुद युद्ध में फंसे हुए हैं, तो हम आपकी कैसे मदद करें। उसी प्रकार से वो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को भी कह सके कि हम तो यहां पर खुद, हमारे को अफगानिस्तान ने हमारी नाक में दम कर रखा है, बीएलए और टीपीटी ने भी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी हमारा हालत हाल खराब कर रखा है, तो हम कैसे आपकी मदद करें। तो ये एक बड़ी वजह मुझे नजर आ रही है पाकिस्तान का, जो उन्होंने अभी स्टैंड लिया हुआ है। और इसी वजह से अमेरिका की नजरों में पाकिस्तान कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट होता हुआ उनको नजर आ रहा है। और अगर कोई पॉजिटिव इनके स्टेटमेंट्स या इनके मनूवर्स नहीं हुए आने वाले समय में, तो मैं दोहराऊं, जो ईरान के साथ हो रहा है वो पाकिस्तान के साथ होना पूरी तरह से संभव है। सर, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि हम लोग अपने सैनिकों को ईरान में नहीं घुसाएंगे, जमीन पर नहीं उतारेंगे, और दूसरी तरफ ये कहा भी जा रहा है कि अगर वहां पर रिजीम चेंज करना है, आईआरजीसी को कमजोर बनाना है, तो फिर आपको अपने सैनिक जमीन पर उतारने पड़ेंगे। और इस बीच खबरें ये भी थी कि शायद ये जो बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का ईरान के साथ, इस रास्ते से अमेरिका पाकिस्तानी फौजियों को ही ईरान में घुसाए। ये भी तो अमेरिका मानकर चल रहा था। लेकिन अब तो जिस तरह के हालात पाकिस्तान ने खुद खड़े कर लिए कि हम तो देखिए बलूचिस्तान में भी घिरे हुए हैं, वहां पर हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, हम अफगानिस्तान के साथ भी लड़ रहे हैं, गाजा में भी हम लोग नहीं भेज पाएंगे और सऊदी में भी मदद नहीं कर पाएंगे, और अमेरिका को भी कह दे कि तुम्हारे लिए भी हम अपने सैनिकों को ईरान में नहीं घुसा पाएंगे। आपको लगता है कि ये सब कुछ देखते हुए ही ये थ्योरी घड़ी गई है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान एक बड़ा खतरा बन सकता है अमेरिका के लिए? सर, ऐसी औकात पाकिस्तान की है क्या? देखिए, बागराम एयरफील्ड उनको चाहिए था। आपको अगर याद हो तो डेढ़ हफ्ते पहले पाकिस्तान ने बहुत डेडली स्ट्राइक्स बागराम एयरफील्ड पे करी, लेकिन समहाउ पाकिस्तान अमेरिका को वो बागराम एयरफील्ड नहीं दे पाया। तो इस वजह से जितनी भी उम्मीदें अमेरिका को पाकिस्तान से इस संघर्ष के दौरान थी, या उस एक चीन को काउंटर करने के लिए जिन जिन उम्मीदें पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने लगा रखी थी, जिनकी वजह से पिछले 10-12 महीने से वो पाकिस्तान को लिटरली, अगर मैं थोड़ा सा घटिया शब्द प्रयोग करूं, तो पाल रहे थे, उनको पैम्पर कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है। और यही वजह है कि वो अब पाकिस्तान को ईरान के साथ क्लब कर रहे हैं। और ईरान के साथ क्लब करने का मतलब है ऑटोमेटिकली कोरिया, रूस और चीन इस कैनवस में आ जाते हैं। तो अब मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान एक ऐसी दुविधा, क्या त्रिविधा में फंसा हुआ है कि उसको पता नहीं पड़ रहा है कि वो को क्या करना चाहिए। चीन का दबाव है, अमेरिका का दबाव है, अफगानिस्तान से उनका युद्ध है, ईरान से उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, सऊदी अरब का जो पैक्ट है उसको वो ऑनर नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और इंटरनल जो उनकी सिचुएशन है वो खराब है। और कल उन्होंने 400 इनोसेंट पेशेंट्स पर हमला करके अफगानिस्तान को छूट दे दी है कि वो पाकिस्तान में आके कुछ भी करें। देखिए अंजू, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि टीटीपी ने जब कुछ 10 या 12 साल पहले की बात है, जब उन्होंने एक आर्मी पब्लिक स्कूल पे बच्चों के साथ नरसंहार हुआ था, उसके बाद टीटीपी ने और बीएलए ने ये निर्णय ले लिया था कि वो कभी भी सिविलियन टारगेट्स के ऊपर हमला नहीं करेंगे। और वो दिन है और आज का दिन है, आज तक इन्होंने सिविलियन टारगेट्स के ऊपर कहीं हमला नहीं किया। सिर्फ
पाकिस्तान की आर्मी को, आर्म फोर्सेस को वो टारगेट करते हैं, चाहे वो कोई भी केस हो। बीएलए ने भी जब वो ट्रेन हाईजैक करी थी जाफर एक्सप्रेस, तब भी सिर्फ आर्मी वालों को उन्होंने, तो अब क्योंकि उनके 400 500 उन्होंने निरीह सिविलियन को मार दिया, उसके अलावा 4 क्रिकेटर्स को कुछ दिन पहले मारा था, उसके पहले कुछ महिलाओं और बच्चों को, 2-2 साल की बच्चियां थी उसमें, उनको मारा था। तो अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान के इंटीरियर में, पाकिस्तान के पंजाब में हमले होंगे, और जी अब टीटीपी और बीएलए इस बात का डिस्टिंक्शन शायद ना करे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अमेरिका का विश्वास पाकिस्तान पर से कम हो रहा है, और उनको ये जरूर आने वाला समय देखेगा कि वो किस प्रकार से अपना स्टांस पाकिस्तान के खिलाफ बदलते हैं। सर, ये जो आईएसआई का चीफ है पाकिस्तान में, वो तो एक चैनल पर इंटरव्यू देता फिर रहा था कि वहां पर जो अस्पताल था, वहां पर जो मरीज थे सारे के सारे ड्रग एडिक्ट थे, और उनका इस्तेमाल सुसाइड बॉम्बर की तरह करते हैं तालिबान और अफगानिस्तान, उनको वो उनके देश में घुसाने के चक्कर में थे, और इसलिए उन्होंने उस अस्पताल पर हमला किया था। उनके हिसाब से वो अस्पताल जो था, वहां पर ड्रग एडिक्ट्स जितने भी थे वो सबके सब सुसाइड बॉम्बर थे। अब इस तरह की थ्योरी पाकिस्तान लेकर आ रहा है, अब उसने जो घटिया हरकत की है उसको इस तरह से डिफेंड किया जा रहा है। अंजू देखो, इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि पाकिस्तान का डीजीआईएसपीआर खुदा की आवाज है पाकिस्तान में, क्योंकि उस जो वो कहता है उसके अप्रूवल के बगैर उनका कोई भी पत्रकार, कोई भी सलाहकार आके कहीं भी कुछ भी नहीं बोल सकता। अगर वो व्यक्ति इस बात को मान रहा है, सबसे बड़ी बात यह हुई है कि उस व्यक्ति ने इस बात को माना है कि उन्होंने एक अस्पताल पे हमला किया और उसमें सैकड़ों लोगों को उन्होंने हलाक किया। अब क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं उसकी मैं एग्जैक्ट वर्ड्स बताता हूं आपको। उसने ये कहा है कि नॉट एवरी ड्रग एडिक्ट इज अ सुसाइड बॉम्बर, बट एवरी सुसाइड बॉम्बर इज अ ड्रग एडिक्ट। अब मैं आपको ड्रग्स का और आईएसआई का कनेक्शन भी बताऊंगा। ड्रग का कल्टीवेशन अफगानिस्तान में होता है, लेकिन उस ड्रग को वर्ल्ड मार्केट में उसको फैलाना, उसको पहुंचाना, ये मार्केटिंग का जो जिम्मा था वो आईएसआई के पास है पिछले 30 सालों से। ये जो गोल्डन ट्रायंगल जिसको कहते हैं, अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान, ये ड्रग्स का गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट साउथ ईस्ट एशिया में है, और गोल्डन ट्रायंगल यहां पर है। हो सकता है इनके नाम ऊपर नीचे हो। तो ये जो चीज थी उसमें आईएसआई शुरू से पूरी तरह से इन्वॉल्व है, और अगर डीजीआईएसपीआर आपको ये कह रहा है कि हमने वहां पर किया, तो उनको ये इस बात का क्या, ये जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, कि सुसाइड बॉम्बर्स का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान से निकला है। पाकिस्तान ने वो उन लोगों को तैयार करा है, उनका जो इंडोक्ट्रिनेशन करके, उनको ब्रेन वॉश करके इस चीज के लिए तैयार करते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपनी जान देने के लिए तैयार, ऑब्वियसली उसको ड्रग एडिक्ट्स नहीं होते हैं, वो उनको ड्रग एडिक्ट अंजू बनाया जाता है, और इस काम में आईएसआई को महारत हासिल है। और इसी वजह से उनको पता था कि वहां पर इस प्रकार का एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जहां पर कि वो बेचारे निरीह अफगान जो किसी वजह से ड्रग्स के शिकार हो गए थे, और जो शायद उनमें से कुछ इनकी बदौलत रहे होंगे उस ड्रग्स के शिकार, वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, दोबारा अपना जीवन जीने का प्रयास कर रहे थे। वहां जाकर के ऐसे मरीजों को, उस हॉस्पिटल का स्टाफ को, पैरामेडिक्स को आप जाकर के हमला करके, एक ऐसे देश के ऊपर अंजू जिसके पास ना एयरफोर्स, ना एयर डिफेंस, ना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ना कोई क्रेडिबल इनके पास इसका रिटॉर्ट, कुछ भी नहीं है, उस देश के ऊपर आप जाकर के F-16 JF-17 ले जाकर के वहां पर हमले करते और 400 सिविलियंस को खत्म कर देते हैं। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा घटिया और इससे ज्यादा शर्मनाक, अनप्रोफेशनल कोई एक्ट नहीं हो सकता। और इसमें कोई संदेह नहीं रह गया कि उन्होंने किया है, क्योंकि उनके डीजीआईएसपीआर ने इस बात को कबूला है पूरे वर्ल्ड मीडिया के सामने। अब वो कितना भी कुछ भी कहते रहे, कोई भी जस्टिफिकेशन हो, किसी भी व्यक्ति जो कि किसी भी बीमारी से उबरने का प्रयास कर रहा है, उस पर अल्ट्रा मॉडर्न फाइटर जेट से हमला करना, इट्स अनप्रोफेशनल, बहुत घटिया काम है। और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी कर सकती है। कोई दुनिया की आर्मी इतनी अनप्रोफेशनल और इतनी घटिया नहीं है जितनी की पाकिस्तान की आर्मी है।
सर, लेकिन पाकिस्तान को क्या इस बात का भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है या भुगतना पड़ेगा? क्योंकि चाइना ने जो हथियार ईरान को भेजे वो पाकिस्तान में सड़क के मार्ग से ईरान पहुंचे हैं। ये खबर भी तो सब जगह सबको पता है, तो ये खबर तो अमेरिका को भी पता होगी। और जो डबल गेम खेल रहा है पाकिस्तान, वो दो नावों में नहीं कई नावों में सवार होकर चल रहा है, तो उसका डूबना तो तय है। इसीलिए एक तरह से मतलब जो तेवर है अमेरिका के वो पाकिस्तान के लिए बदल गए हैं और ये खुलासे इस समय पर हो रहे हैं। मतलब तुलसी गेबार्ड पहले भी पता होगा उनको कि ये सब कुछ है पाकिस्तान में, उनके पास परमाणु हथियार हैं, इस्लामिक नेटो बनाने के चक्कर में है, इस्लामिक बॉम्ब बताते हैं उसको जो परमाणु हथियार उनके पास है। ये सारी हरकतें जो कर रहा था पाकिस्तान, ये अमेरिका से छिपी तो नहीं थी। तो इस वक्त जाकर ये खुलासा क्यों हो रहा है कि 2035 में हमको डरा देगा पाकिस्तान? ये रोना क्यों रो रहे हैं अमेरिकी? रोना इसीलिए रो रहे हैं कि अमेरिका ने, मेरे को लगता है कि उन्होंने इस बात का निर्णय कर लिया है कि अगला ठिकाना पाकिस्तान है। क्योंकि जिस प्रकार से आपने बिल्कुल सही कहा, वो खबर, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, वो जो खबर आई है कि चीन से हथियार पाकिस्तान के थ्रू ईरान में गए हैं, उसमें काफी सच्चाई है। और अगर ये बात भी अगर उड़ रही है तो इस बात का भी संज्ञान अमेरिका ने लिया होगा। और वो पाकिस्तान जिससे अमेरिका को ये आशा थी कि पाकिस्तान ईरान में जाकर के जो आईआरजीसी के जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं उन पर नुकसान पहुंचाने में उनकी मदद करेगा, वो पाकिस्तान इसके बरखिलाफ चीन के साथ मिलकर के, जो कि कट्टर दुश्मन है अमेरिका का, कट्टर, अगर दुनिया में आज सुपर पावर राइवलरी है तो वो चीन और अमेरिका के बीच में है, उसकी मदद से ईरान को मदद कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस बात को आसानी से, क्या बिल्कुल किसी भी तरीके से भूल पाएगा। उनके हाथ अभी बंधे हुए हैं ईरान में। जैसे ही उनको थोड़ा सा भी स्टेबलाइजेशन यहां होगा, ईज आउट होंगे, आप देखिएगा अमेरिका पाकिस्तान को बिल्कुल निश्चित रूप से दबाएगा। आप इस प्रकार का डबल ट्रिपल गेम नहीं खेल सकते, खास करके तब जब आपकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल जर्जर हो, आपके लगभग हर प्रांत में कोई ना कोई गदर चल रहा हो, चाहे वो बलोचिस्तान है या सिंध है या खैबर पख्तूनख्वा है या पीओजेके है या गिलगित बल्टिस्तान है, हर जगह पाकिस्तान की मुखालफत हो रही है। पाकिस्तान के लिए एक ही सेंटेंस सिद्ध होने वाला है, नो मोर पाकिस्तान। सर, ईरान से भी तो डरा बैठा है ना, इसलिए शायद ईरान के साथ सटने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि ईरान ने तो कह दिया था जैसे हमको सबूत मिलेंगे कि अमेरिका ने उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है या उनके एयरबेस का इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला करने के लिए, तो उसी दिन हम ठोक देंगे उनको, पाकिस्तान को। तो हो सकता है कि पाकिस्तान इसलिए कोशिश कर रहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा नजर आए, वरना ईरान को कितना वक्त लगेगा उसको ठोकने में? सर, एक मिसाइल तो दागनी है। बिल्कुल बिल्कुल रंजू, या तो ईरान उनके ऊपर अपना एक्शन लेगा या अमेरिका लेगा। अब पाकिस्तान के पास बचने की सूरत मेरे हिसाब से कम रह गई है। देखिए, आगे आने वाला समय बताएगा कि क्या इवेंचुअली होगा, कैसे ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान की जो इस प्रकार की घटिया नीति, इनकी में विदेश नीति नहीं है, पाकिस्तान की डॉलर नीति होती है। उनको जो भी डॉलर उनके कटोरे में फेंक देता है वो उनके साथ हो जाते हैं। यही वजह है आज तक ईरान को पाकिस्तान इसीलिए धोखा दे रहा है कि उनको मालूम है कि ईरान डॉलर नहीं फेंकेगा उनके कटोरे में, डॉलर तो सऊदी अरब से ही आएंगे या अमेरिका से ही आएंगे। तो ये उनकी इनिशियल चीज थी कि इनके साथ इनके लल्लो चप्पो में वो लगे हुए थे। अब परिस्थिति बदल रही है और मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान के जितने हुक्मरान और जिनके जो मिलिट्री लीडर्स हैं, ये थोड़े दिनों में यहां से भागते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। दो पाटन के बीच में साबुत रहा ना कोई, ये दो पाटों के बीच में आते जा रहे हैं। और आने वाला समय ये बताएगा आपको कि किस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर चौतरफा प्रहार होने वाला है। और सबसे शक्तिशाली प्रहार उन चारों तरफों में से, उनके बीच में से आएगा, उनकी आवाम से आएगा, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से आएगा। ये बात इनको याद करने की आवश्यकता है। अंजू, मेरी बात आप नोट कर लें, आज आने वाले 24 से 48 घंटों में पंजाब के कई जगहों पर आप देखेंगे पाकिस्तान तालिबान, टीटीपी जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनके और
अफगान तालिबान के हमले आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। सर दूसरी तरफ अमेरिका भी बहुत डरा हुआ है। उनके वो जो सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका में, सुना है कि वो जो रक्षा मंत्री का घर है और उनका जो विदेश मंत्री है उसके घर के ऊपर ड्रोन देखे गए हैं, उनको कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। तो अभी तक तो इस युद्ध में यही खेल चल रहा था कि अमेरिका ठोक रहा है ईरान को और ईरान सारा गुस्सा निकाल रहा है मिडिल ईस्ट के देशों पर, और उनकी मिसाइलें इजराइल में भी गिर रही हैं, लेकिन अमेरिका में कुछ नहीं हो रहा था। और अब तो अगर ये ड्रोन देखे गए उसके बाद से अमेरिकन की नींद उड़ गई है और डर लग रहा है उनको, अपने विदेश मंत्री को और रक्षा मंत्री को दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो क्या अब अमेरिका को ये लगने लगा है कि उनके देश का भी नंबर लगने वाला है? हो सकता है ईरान कहीं ना कहीं से उनको टारगेट करे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको इसको थोड़ी पीछे ले जाना चाहता हूं। जिस प्रकार से यूक्रेन ने रूस के अंदर 7,000 8,000 किलोमीटर अंदर जाकर के हमले किए थे, उस समय से ये बात लगभग बिल्कुल सबको स्पष्ट हो गई थी कि कोई अगर चाहे करना तो वो कहीं भी जाकर के ये ड्रोन एक ऐसा रिवोल्यूशनरी वेपन सिस्टम बन करके आया है कि उससे आप कहीं भी हमले कर सकते हैं। आपने अगर देखा होगा कि पिछले इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी ट्रंप की लाइफ पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, तो उनको इस बात का खतरा है और ये खतरा उस ड्रोन हमले के बाद से बहुत पुख्ता हो गया है कि कोई भी कहीं भी जाकर के आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अमेरिका के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, उनको सेफ जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। उनको जो उनके आर्मी के और एयरफोर्स के बेसिस हैं, चाहे वो फ्लोरिडा हो या कहीं भी हो, उन जगहों पर इन लोगों को ले जाकर के शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनको बचा सेफ करके रखा जा सके। अमेरिका को अपने मेनलैंड पर हमले में वास्तविकता नजर आना शुरू हो गई है अंजू। उनको पहली बार उनको ये लग रहा है कि हमारी मेनलैंड पे आकर के हमला हो सकता है। एक चीज और आपको याद दिलाऊंगा, कुछ समय पहले कुछ चीनी बलून्स उड़ते हुए देखे गए थे अमेरिका के ऊपर। तो ये अब उनको लग रहा है कि आज विश्व में इस प्रकार की तकनीक पूरी तरह से विकसित है जिससे कि एक डिटरमिन्ड एनिमी जो कि पूरी ताकत से काम करने का प्रयास करता है, आपने उनके सारे नेता मार दिए। नाउ दे हैव नथिंग टू लूज। वो कुछ भी पूरी शक्ति लगाएंगे और 2 नेताओं को इजराइल में और 4 नेताओं को अमेरिका में मारने का प्रयास जरूर करेंगे। ये डर जो है वो अमेरिकन लीडरशिप में घुस चुका है और इसी वजह से आप देखेंगे कि चाहे वो पीटर हेगसेथ हो या कोई भी हो, उनको सेफ जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि ये खतरा वास्तविक बन चुका है। ये खतरा वास्तविक बन चुका है सर। ये खतरा महसूस कर रहा है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप महसूस करें इस खतरे को, इसीलिए आए बाएं शायद कुछ भी बोल रहे हैं और पाकिस्तान को भी लपेटने में लग गए हैं। तो अब देखना होगा सर कि पाकिस्तान को लपेटने का मकसद क्या ये है कि वहां पर जो परमाणु हथियार अभी भी हैं, अगर हैं, उनको छीनने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ताकि उनको अपने कब्जे में ले लिया जाए और इस्लामिक नेटो बनाने की जो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, उस पर फुल स्टॉप लगाया जाए। ये भी तो रणनीति हो सकती है अमेरिका की। देखिए क्या है कि अमेरिका को इस बात का पूरा 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 वो जानते हैं, संज्ञान है कि वो समझते हैं कि जो इस्लामाइजेशन पूरा दुनिया का नजर आ रहा है होता हुआ, और इस लड़ाई से पहले कोई एक इस प्रकार की इस्लामिक धुरी बनने जा रही थी जिसके कि लीडर बनने की कोशिश कर रहे थे तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया वगैरह, ताकि वो एक इस्लामिक नेटो टाइप चीज बनाई जा सके। उसका क्या मकसद है अंजू? उस इस्लामिक नेटो, वो इस्लामिक नेटो भारत के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी, वो इस्लामिक नेटो रूस के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं होगी। वो इस्लामिक नेटो जो वास्तविक नेटो है उसको काउंटर करने के लिए बनाई जा रही है। वो इस्लामिक नेटो इसलिए बनाया जा रहा था ताकि वो पश्चिम एशिया से, मिडिल ईस्ट से कहते हैं, वहां से अमेरिका के प्रभुत्व को कम अथवा समाप्त कर सकें। वो इसलिए तैयार किया जा रहा था कि जो इनका पुराना एक विजन है, एक उनका ड्रीम है, जो ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे जहां जहां तक इस्लामिक इनका शासन फैला हुआ था, उस पूरे को दोबारा एकजुट करना और इकट्ठा वही इस्लामिक वर्ल्ड को क्रिएट करना। तो ये तमाम चीजें जो थी वो कहीं ना कहीं अमेरिका और वेस्ट के खिलाफ थी। तो ये बात अमेरिका को बेहतर तरीके से पता है और यही वजह है कि वो ना तो इस्लामिक नेटो बनने देंगे और ना ही किसी परमाणु संपन्न राष्ट्र को इस प्रकार के किसी अलाइनमेंट का
हिस्सा बनने देंगे। इस बात को गौर करने की जरूरत है और यही वजह है। वैसे भी मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के परमाणु जो शक्ति है उसके ऊपर पाकिस्तान का उतना कंट्रोल नहीं है। यदि कंट्रोल होता तो वो 4 दिन के अंदर घुटने टेक के भीख मांगने नहीं आता भारत से कि हमें माफ करो और छोड़ो। तो वो इसी वजह से है कि वो परमाणु हथियार जो हैं वो जी अमेरिका के कंट्रोल में है ऑलरेडी, और अब वो उनको मेरे को लगता है पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। तो ये शायद पूरी पूरी संभावना हो सकती है। सर, लेकिन पहले ईरान से तो निपट ले अमेरिका, उसके बाद ही पाकिस्तान को हाथ लगाएगा। लेकिन इस बीच जिस तरह से पीएम मोदी को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें पहल करनी चाहिए, मैक्रों ने कहा है कि पीएम मोदी को आगे आना चाहिए, इस युद्ध को किसी न किसी तरीके से रोका जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना जरूरी है सबके लिए, ये भी पूरी दुनिया समझती है। और पीएम मोदी ने तो कहा है कि जिस तरह से ऊर्जा संस्थानों पर हमले हो रहे हैं ईरान के, वो भी सही नहीं है, उसकी भी निंदा की है। तो देखते हैं आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में ये जो वॉर है ये किस तरफ आगे बढ़ता है, और क्या सच में कोई बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए इसको रोकने की कोशिश होती है, और भारत की या पीएम मोदी की इसमें क्या अहम भूमिका रहती है। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।